इस वक्त हमारे देश की सबसे बुरी कंडीशन है, मतलब जो देश हमसे भी नीचे है इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, उनसे भी बुरी कंडीशन है। हमारा हेल्थ सिस्टम थोड़ा तो ठीक है, लेकिन हमारी पूरी तरह से कमर टूट गई है। कोरोना ने कमर तोड़ दी है। एक दिन में 4-4 लाख कोरोना के जो केसेस हैं वो आ रहे हैं। अब जरा हिसाब लगाइए कि अगर एक दिन में 4 लाख, और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि एक दिन में एक वक्त ऐसा आएगा मई के अंदर, 10 मई के आसपास, जब 5 से 6 लाख केसेस आएंगे। कई स्टडीज तो 10 लाख केसेस का भी दावा कर रही हैं। तो सिचुएशन थोड़ी खराब है। इन दैट केस हमारी सरकार जागी है और अभी 1 तारीख, आज ही 1 तारीख है, और 18+ जितने भी लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। आप में से मैं नहीं जानता हूं कितने लोग वैक्सीनेशन के लिए गए होंगे, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो उसी का मैं जवाब आज देने वाला हूं। कोरोना का टीका लगवाऊं या नहीं? जान लो तो आपकी जान बच जाएगी। तो बहुत सारे सवाल हैं। पहले मैं आपकी चैट्स खोलता हूं, देखते हैं कितने लोग अभी आ चुके हैं। 3000 लोग इस चीज को जानना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को तो प्लीज आप A2 फैमिली के लिए लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, आपका दिल बहुत बड़ा है जिन्होंने भी लाइक कर दिया। आपके चैट्स खोलता हूं। अब मैं कुछ सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं आप लोगों से पूछूंगा कि यही सवाल क्या आपके दिमाग में भी आ रहे हैं क्या। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है ना, कि क्या मुझे वैक्सीन लगवाने की, कोरोना की वैक्सीन लगवाने की जरूरत है या नहीं? यह सवाल सबके दिमाग में आता है। और किस किस के दिमाग में आ रहा है प्लीज राइट डाउन इन चैट सेक्शन कि क्या मुझे कोरोना की वैक्सीन लगाने की जरूरत है या नहीं। भाई कई लोग ऐसा बोलेंगे ना, है 3-4 महीने की तो बात है, 3-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा, मैं तो घर पे ही रह लूंगा, मैं तो अपने आप को बंदिशों में रख लूंगा, चलो मैं बाहर निकलूंगा तो 2-2 मास्क लगा लूंगा। देखो आप ना, एक बात बताता हूं, कोरोना एक पैंडेमिक है, ये कोई एपिडेमिक नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये पैंडेमिक है और इसके वायरसेस जिंदा रहेंगे आने वाले समय में भी। और इसके लिए हमें वैक्सीन इसलिए लगाने की जरूरत है क्योंकि कोरोना कब आप लोग आलसी हो जाओ। सपोज करो कि एक बुरा दिन आया, आपने मास्क नहीं पहना, गलती से आपने वहां पर हाथ लगा लिया जहां पर कोरोना वायरस था और आप इन्फेक्टेड हो गए, और फिर अगर आपकी बॉडी में वैक्सीन नहीं है तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं और आप लोग कोरोना से अपनी जान खो सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप सरकार का साथ दीजिए। वैक्सीन एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने आप को कोरोना से किसी हद तक बचा सकते हो। तो फिर आगे सवाल बहुत सारे आते हैं। तो पहले सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया कि आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है या नहीं है। आप बाहर किसी भी देश में चले जाइए, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। इनफैक्ट मैं आपको आज वैक्सीन के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन कहां पे है, कहां से आई है, कैसे बनाई गई है, सारी चीजों की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप बाहर के देशों में देखोगे तो बहुत सारे देशों में कोरोना का नाम तक नहीं है। चलो सबसे ट्रस्टेबल देश किसको मानते हो? दुबई को तो मानते हो। दुबई एक ऐसा देश है जहां पर हर कोई जाके बसना चाहता है क्योंकि वहां पर क्राइम रेट नहीं है, कोरोना को तो नाम तक नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो पहुंचे हुए पैसे वाले लोग हैं वो दुबई जाके अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि वो ट्रस्टेबल वैक्सीनेशन वहां हो रही है, वहां मिल रही है वैक्सीन, या आपने भी सुना होगा, ठीक है। और बहुत सारी बाकी कंट्रीज में है, लेकिन दुबई में जाना थोड़ा हमारे इंडियंस के लिए आसान है, वहां जाके वैक्सीनेशन करवाना आसान है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, जो लोगों के पास पैसे थे वो दुबई गए, उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली। आपको पता है दुबई में भी कोरोना के केसेस कंट्रोल हुए हैं वैक्सीन के थ्रू। वहां पर वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को लगाई गई है, तब जाके कोरोना कंट्रोल हुआ है। इनफैक्ट अभी तो कोई केसेस भी नहीं है। और बहुत सारी दुनिया के बाकी देशों में भी घूम लोगे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया है। इजराइल वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया, रशिया वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया, यूएस वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया जितना भी किया है, इंग्लैंड वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया जितना भी किया है। आप समझिए जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने वैक्सीनेशन, चाइना खुद जहां से ये वायरस आया था उसने भी वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल किया। मगर वैक्सीन मतलब यह है कि वैक्सीन लगाओगे तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी कोरोना वायरस की और फिर आप लोग लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब इसमें सवाल बहुत सारे उठते हैं, बहुत दिमाग में सवाल आते हैं। फंडामेंटली एक सबसे बड़ा दिमाग में सवाल क्या आता है पता है? हिंदुस्तान किसी और चीज से मरे नहीं मरे, अफवाहों से जरूर मरेगा। और जब वैक्सीन की बारी आई कि इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम तैयार किया है तो यहां पर अफवाहें उड़ने लगी, वैक्सीन से मौत हो रही है, वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, वैक्सीन से ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला हो रहा है, ढिमका हो रहा है ना। बहुत सारी चीजें आपने भी सुनी होंगी। तो ये सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन की वाकई में साइड इफेक्ट है या फिर ये अफवाहें? साइड इफेक्ट है तो कितने हैं
और हम उससे कैसे बच सकते हैं, किस तरह के साइड इफेक्ट होंगे, ये सवाल भी आपके दिमाग में आते होंगे। तो आज इस सेशन में मैं आपको सारी चीजों की जानकारी दूंगा। तो आज आपको ये जानना क्यों जरूरी है, जरा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा, पहली बात तो जान है तो जहान है, और दूसरी बात जितना आप ज्यादा जानोगे उतना ही आप इन चीजों से बचोगे। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिकॉशन कैसे बनेगा, जब आपको जानकारी होगी। लोगों ने जब आपको बताया कि कोरोना वायरस से बचने का एक तरीका है कि आप मास्क पहनो, फिर पता लगा सिर्फ मास्क से काम नहीं बढ़ेगा, आपको N90 या N95 मास्क पहनने पड़ेंगे। फिर आपको बताया कि सैनिटाइज करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। जानकारियां थी तो बचे रहे आज तक आप। अभी एक जानकारी और देता हूं, अगर आपको लंबा जीवन जीना है, जैसे कि आपको पता होगा बीमारियां और भी आई हैं जिसकी वैक्सीन लगने के बाद हम लोग ठीक हो। पोलियो की ड्रॉप सुना होगा आपने, पोलियो भी एक बीमारी थी। अब उसकी ड्रॉप लगती गई, हर किसी को लगी, और आज हम लोग पोलियो फ्री नेशन में आते हैं। अगर हमने वो पोलियो की डोज नहीं लगवाई होती, या पोलियो की डोज हमने नहीं ली होती, वो ड्रॉप नहीं ली होती, तो आज हमारी जनरेशन को भी पोलियो होता। समझिए इस चीज को। अब ये धीरे धीरे करके जाएगा, एक दिन कोरोना का भी अंत आएगा और कोरोना खत्म हो जाएगा, जैसे पोलियो का अंत आया, पोलियो खत्म हो गया। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि हिंदुस्तान कहता है कि हम पोलियो फ्री हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान हो गया, उन्होंने कभी भी पोलियो डोज को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। वहां पर अफवाहें उड़ती रही पोलियो डोज को लेके, और आज भी वहां पर पोलियो इन्फेक्टेड लोग हैं। हम लोग पोलियो फ्री हैं क्योंकि हमने पोलियो के ड्रॉप्स लिए, समझ में आता है, अपने बच्चों को भी दिलवाए, इसलिए हम लोग पोलियो फ्री हैं आज। इसी तरह से अगर हमें कोरोना फ्री होना है तो हमें कोरोना की वैक्सीन लगवानी है। और आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा कि इसमें फिर कौन सी वैक्सीन लगवाएं, ठीक है, कौन कौन से सवालों के जवाब दूंगा। चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और हमेशा हम लोग A2 मोटिवेशन पे कोशिश करते हैं कि आपको हम लोग नॉलेज दें, और आज भी ये जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इस ध्यान से सुनिएगा। बाय द वे IPL का मैच चल रहा है, आप लोग शायद थोड़ी देर में IPL के लिए चले जाएं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, पहले जान लेना कि मैं क्या क्या बताने वाला हूं, क्योंकि जितना जानोगे उतना बचोगे। याद रखिएगा, जितना जानोगे उतना बचोगे। IPL का मैच तो कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा, ये सेशन तो आज मैं ले रहा हूं आपके सामने, लाइव सेशन है, और आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, लेकिन कल तो ये रिकॉर्डेड हो जाएगा और आपके सवालों के जवाब दे नहीं पाऊंगा। इसलिए आज इस सेशन को ध्यान से देखना, और बाकी जितने भी आपके मित्रगण हैं, आपके फैमिली वाले हैं, उनको बुलाइए, बिठाइए, फैमिली शो है ये, और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। और मैं आज आपको ये भी दावा करता हूं कि आज मैं आपको समझाऊंगा कि कोरोना की वैक्सीन काम कैसे करती है, उसका एक अनोखा तरीका, बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा आपने यूट्यूब पे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 11,786 लकी नंबर, ओ माय गॉड, 11,786 लोग अभी देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप पूरे सेशन को देख के जाइएगा। और आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, 9,000 लोगों ने लाइक कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जितने आप लाइक करेंगे उतने ज्यादा लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे, और ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊंगा। तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कोरोना का टीका मैं लगवाऊं कि ना लगवाऊं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जानोगे तो जान बचा पाओगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आज मैं क्या बताने वाला हूं, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं बताने क्या वाला हूं, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि अगर इनमें से किसी सवाल का जवाब आपको चाहिए तो आपको यह सेशन देखना है मेरे साथ। और याद रखिएगा, जान है तो जहान है, तो आज मुझे आप अपना 30-40 मिनट दे दीजिए, शायद आप लोग अपनी खुद की और अपनी फैमिली की जान बचा पाओ। ठीक है, मैं क्या क्या बताने वाला हूं। पहली बात तो हम बात करेंगे कि वैक्सीन होती क्या है। दूसरी बात हम बात करेंगे कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तीसरी बात, कितने तरह की वैक्सीन अभी तक आ चुकी हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में। चौथी बात, क्या वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे जो आपने आज तक यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। इसके अलावा बेस्ट चॉइस ऑफ वैक्सीन, आपके लिए कौन सी वैक्सीन सही हो सकती है। इसके अलावा मिथ की बात करेंगे कि कौन कौन से डर और अफवाहें फैली हुई है वैक्सीनेशन को लेके, और उसके बाद वैक्सीनेशन लगाने से पहले और वैक्सीन लगाने के बाद आपको क्या करना है। तो दोबारा सुन लीजिए पहला सवाल, और आप लिखिएगा कि आपको कौन से सवाल का जवाब जानना है। 7 सवालों के जवाब मैं दूंगा। पहला सवाल है कि वैक्सीन होती क्या है, दूसरा ये काम कैसे करती है, तीसरा कितने तरह की वैक्सीन अभी हैं पूरे विश्व में और भारत में, फिर इसके कोई साइड इफेक्ट हैं क्या, इसके अलावा वैक्सीन की बेस्ट चॉइस कौन सी होगी कि हमको कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कौन कौन सी अफवाहें हैं जो वैक्सीन को लेके या वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके उड़ रही हैं, क्या उनका कोई दावा है या फिर वो झूठ है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा वैक्सीनेशन से पहले, मतलब अगर अब आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हो
ठीक है, तो उससे पहले मुझे क्या करना है और उसके बाद में मुझे क्या करना है मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये 7 सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, आप में से आपको किन किन सवालों के जवाब चाहिए, क्योंकि ये सेशन ऐसे ही चलेगा नंबर वाइज, एक एक करके मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा कौन से सवाल में इंटरेस्टेड है, आप कौन से सवाल का जवाब सबसे ज्यादा चाहते हैं। मैं आपके चैट खोलता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, आप अपना नंबर चुनिए, आप कौन से नंबर के सवाल का जवाब सबसे ज्यादा चाहते हैं, मैं उसके जवाब में आपको दूंगा। आप नंबर चुन लीजिए, मैं आपके चैट खोलता हूं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि बढ़ चढ़ के आप इसमें भी हिस्सा लो। 12,000 लोग हो चुके हैं, मैंने आपके चैट खोल दिया और मैं चाहता हूं आप लोग बताइए कि आप देखिए, बहुत बढ़िया। पहले कई लोगों ने लिखा, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैं थोड़ी चैट छोटी कर देता हूं, बिल्कुल सही। आप लोग बताइए कौन से सवाल का जवाब आप चाहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बहुत बढ़िया, सब लोग कह रहे हैं कि नंबर 2 कोई कह रहा है सभी का बता दो, बहुत बढ़िया। हाउ इट वर्क्स, बहुत बढ़िया। मिथ, चलिए तो आज मैं आप लोगों को सभी चीजों के जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, लाइव हूं मैं, सब लोगों को देख पा रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी जोड़िए, व्हाट्सएप करिए, इस सेशन का लिंक भेजिए, उनको अपने साथ जोड़िए, क्योंकि ये नॉलेजेबल सेशन है। क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही हम लोग जाने बचा पाएंगे, क्योंकि ये जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो काफी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को बुलाइए और जुड़िए। चलिए मैं आपको जवाब देता हूं, आसान आसान भाषा में हर चीज का जवाब देता हूं एक एक करके। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सवाल 7 ये है, हर किसी के दिमाग में आते हैं, जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं, आसान भाषा में कोशिश करूंगा जवाब देने का। लेकिन उससे पहले हमारी जो प्यारी फैमिली है जिसने अपनी 7 मिलियन क्रॉस कर लिया है, मैं आप चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल सेशंस के लिए प्लीज आप A2 मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वो चैनल है जहां पर आपको डेली मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, फैक्ट और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम आपको देते हैं। नेगेटिव कोई भी चीज नहीं देते, हमेशा पॉजिटिव परोसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। A2 मोटिवेशन एक ऐसी जगह है जहां पर आप लोगों को दुरुस्त, अच्छी और पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो आप सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। तो सवाल हमारे सामने कि क्या हमें वैक्सीन लगानी चाहिए, वैक्सीन के ऊपर जो भी सवाल है उसके जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहली बात, तो इसकी बात हम कर ही क्यों रहे हैं? इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की सीवियर कंडीशन है, और उसको देखते हुए जहां पर पहले सिर्फ 45 प्लस लोगों को ही, 45 प्लस की एज लोगों को वैक्सीन लग रही थी, अभी गवर्नमेंट ने आज से 1 मई से शुरू किया है, ठीक है। 3 फेजेस में वैक्सीनेशन की ड्राइव चलेगी, आपको पता है, वो भी 18 प्लस के लिए, 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके लिए आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है, ये आपको पता है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैक्सीन लगाने की, लेकिन अंदर डर भी है कि वैक्सीन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस बात का जवाब मैं आपको देता हूं। 3 फेज में ये होगा, जिसको मौका मिल रहा है, और अगर मौका मिल रहा है और वो लगवाने जा रहा है और कुछ सवाल दिमाग में, डाउट दिमाग में, तो उसको डाउट क्लियर करके जाना है कल। एक बात और आपको बताऊं, याद रखिएगा कि दवा, जब कोई दवा आप अंदर लेते हो तो वो किस वे में काम करती है पता है? अगर आप दिमाग से सोचो ना, मैं एक बात बताता हूं, एक सच्ची घटना बताता हूं आपको, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, एक किसी ने 2 लोगों को बुखार हो गया। अब एक बंदे को तो रियल दवाई दी गई फीवर को ठीक करने की, पर उसको कहा गया कि कोई पक्का नहीं है कि इससे ठीक हो जाएगी, उसको ये दिया गया और उसके अंदर दिमाग में डाउट भी डाल दिया गया। समझो, उसको फीवर की दवाई दी गई और उसके दिमाग में डाउट डाल दिया गया कि भैया पक्का नहीं है तेरा फीवर ठीक हो जाए। दूसरे बंदे को फीवर की दवाई दी ही नहीं गई, उसको ऐसी रैंडम गोली दे दी, भले ये चूसने की गोली भैया चूसो, और उसको बोला इसे 100% आपका फीवर ठीक हो जाएगा। आप बिलीव करेंगे कि 5 दिन बाद जिसको रैंडम दवाई दी गई थी उसका फीवर ठीक हो गया, लेकिन जिसको रियल दवाई दी गई थी उसका फीवर ठीक ही नहीं हुआ। इसका मतलब कोई भी वैक्सीन या दवाई के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। अगर आप यकीन करोगे कि ये मुझे पूरी तरह से ठीक कर देगी तो वो पक्का काम करेगी। तो इसलिए वैक्सीन लगाने से पहले आपको भरोसा होना चाहिए, जो कि भरोसा है ही नहीं। अगर आपका भरोसा डगमगाया हुआ है तो आप मान के चलिए आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसको पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए जब भी मैं वैक्सीन लगवाने जाऊं, मैंने विश्वास कर लिया, मेरा नंबर आ गया है, मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं। जब भी मैं वैक्सीन लगवाने जाऊं, मैं एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ जाऊं, क्योंकि अब मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिविटी, आप माने नहीं माने,
आपके सराउंडिंग एनर्जी होती है, ऑरा होता है, साइंस भी इस पे बिलीव करता है। और अगर आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप कोरोना से बच भी जाएंगे। तो सबसे पहला काम ही हमें यह करना है कि आज के इस सेशन में जितने डाउट है मैं आपके क्लियर करता हूं। उसके बाद जब आप कल वैक्सीन लगवाने जाएं, परसों वैक्सीन लगवाने जाएं या जब भी वैक्सीन लगवाने जाएं, अपने मन को यह समझाएं कि ये वैक्सीन मेरी जान बचाएगी, ये मुझे कोरोना से बचाएगी। क्योंकि ये बात हमें जाननी और माननी सबसे ज्यादा जरूरी है। एक पॉजिटिव इंपैक्टफुल आज का सेशन है जो कि आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करेगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो फाइनली इसीलिए मैं आज के सेशन को ले रहा हूं ताकि आप विश्वास रखें, कम से कम। चलो मान लो लोगों पे विश्वास नहीं है, सरकार पे विश्वास नहीं है, डॉक्टर्स पे विश्वास रख के करिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी जानते हैं, उन डॉक्टर्स ने भी और बड़े बड़े लोगों ने वो वैक्सीन लगवाई है। सो आप डोंट वरी, आप जाइए और लगवाइए। चलिए तो अब हम बात करते हैं। अब आज से वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, तो चलिए वैक्सीन काम कैसे करती है उसके बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज वैक्सीन। वैक्सीन है क्या, ठीक है, ये दिमाग में आता है। वैक्सीन है क्या, ये बहुत दिमाग में आता है लोगों के। तो मैं आज आपको ना आसान शब्दों में समझाता हूं। आपने रामायण पढ़ी है, पढ़ी होगी। रामायण में जो कि हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर थे, रावण, राम, ठीक है, सुना होगा रावण, राम। तो आज के समय में कोरोना हमारे लिए रावण है। जरा समझिएगा, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। रामायण में हमारे पास एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है रावण, ठीक है। आज के केस में कोरोना इज लाइक अ रावण फॉर अस। यही हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण है। ध्यान से सुनिएगा, वैक्सीन को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वैक्सीन क्या है तो समझिए कि कोरोना ये है रावण, और ये हमारी जान लेने को उतारू है, इसे ही हमें खत्म करना है। अच्छा आप सुनिए जरा, इस रावण को मारेगा कौन? माइथोलॉजी के हिसाब से रावण को किसने मारा था? राम ने, है ना। समझिए, माइथोलॉजी के हिसाब से रावण को किसने मारा था? राम ने। पर आपको पता है कि रावण को मारने के लिए देखिए रावण आसानी से नहीं मर सकता था, उसको वरदान था। आपको पता है कि रावण को वरदान था, 10-10 सिर थे, रावण आसानी से नहीं मर सकता, उसको मारेगा राम। लेकिन राम जी ने रावण को कैसे मारा? जब रावण की कमजोरियां पता लगी तो राम जी ने रावण को मार दिया। अब सवाल यह है कि रावण की कमजोरियां बताई किसने? रावण की कमजोरियां बताई विभीषण ने। आप जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, रावण को मारना था राम जी को रावण की कमजोरियां किसने बताई? विभीषण ने। यह तो आपको सबको पता होगा, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वी ऑल नो। अब मैं आपको बताता हूं कि वैक्सीन क्या है और कोरोना क्या है, राम कौन है, रावण कौन है और विभीषण कौन है। तो समझिए, और इस बात पे ना बहुत सारे मिथ चल रहे हैं। कई लोग क्या सोचते हैं पता है, हाँ वैक्सीन लगा लेंगे तो वैक्सीन ही तो राम हुई। नहीं साहब, वैक्सीन राम नहीं है, वैक्सीन कोरोना को नहीं मारने वाली। तो वैक्सीन करेगी क्या? तो मैं आपको समझाता हूं। इस पूरे एग्जाम्पल को याद रखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि YouTube पे कुछ लोगों ने, बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, ठीक है, पर वो डॉक्टर नहीं है, तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी सेशंस में। तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं कि वो एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर रावण है कोरोना, ध्यान से समझिएगा, यहां पर रावण है कोरोना, तो राम कौन है? जरा समझिएगा, रावण है कोरोना, ये जो वैक्सीन है ना, ये विभीषण है। ये वैक्सीन बताएगी राम जी को कि रावण को कैसे मारना है। इसका मतलब वैक्सीन खुद नहीं मारने वाली है कोरोना को। मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करिए। अगर वो कोरोना है तो वैक्सीन विभीषण है, राम नहीं है। तो मारेगा कौन? WBC। आपकी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, यही यहां वैक्सीन से पता करेंगी कि कोरोना की क्या है कमजोरियां, उसके हिसाब से WBC एंटीबॉडीज डेवलप करेंगी और यही मारेगी। बहुत लोगों को नहीं पता है, जरा समझिए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। हमें कोरोना को मारना है। कोरोना की, यहां ध्यान से देखिएगा, कोरोना की कमजोरियां किसको पता है? वैक्सीन को। कैसे पता? क्योंकि वैक्सीन एक्चुअली कोरोना के, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, कोरोना के पार्ट से ही बनाई जाती है। कैसे? आप हैरान रह जाओगे। मतलब अगर किसी का एंटीवायरस बनाना हो तो वो वायरस के पार्ट से ही बनाया जाता है, वायरस के DNA से, वायरस के RNA से। तो कोरोना से ही वो वैक्सीन बन रही है, और वही वैक्सीन एक्चुअली बताएगी आपकी बॉडी में WBC को। WBC आपकी बॉडी के अंदर होती है
और यही एक्चुअली एंटीबॉडीज बनाएंगी जो कि कोरोना को मारेंगी। जरा समझिए वैक्सीन काम कैसे करती है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता। वैक्सीन कोरोना वायरस को नहीं मारेंगी, वैक्सीन कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन लीक करेंगी आपकी बॉडी के अंदर। किसको? WBC को। WBC में मेमोरी होती है, उसके अंदर वो चीजें स्टोर हो जाएंगी। बाद में यही WBC एंटीवायरस या एंटीबॉडीज जनरेट करेंगी जो कि कोरोना वायरस को मारेंगी। अब बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोग YouTube पे ऐसा बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगा लोगे तो वैक्सीन के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डेवलप होगी। वो कौन डेवलप करेगा? WBC डेवलप करेगा। समझिए, WBC डेवलप करेगा। और ये है एक्चुअल में इसके पीछे का प्रोसेस कि एक्चुअल में वैक्सीन काम कैसे करती है। तो मैं बताता हूं कि जैसे यहां पर विभीषण कहां से निकल के आया था? विभीषण रावण की सेना से, रावण का भाई था। सुनने में तो यही आता है कि रावण का भाई था विभीषण। तो यहां पर जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो कोरोना से ही बनाई जा रही है। अब वो कैसे बनाई जा रही है मैं आपको समझाता हूं। कोरोना के वायरस से बनाई जा रही है। अब आप समझ तो गए होंगे कि वैक्सीन काम कैसे करेगी, तो समझिए वैक्सीन कैसे बनती है, विभीषण कहां से आया। देखो वैक्सीन क्या है? अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि कहां से बनता है? जो कि वायरस के माइक्रोब से बनाया जाता है। मतलब जो वायरस है कोरोना वायरस, उसी के कोई माइक्रोब छोटा सा टुकड़ा पकड़ेंगे, उसी से बनाया जाता है ना। अनबिलीवेबल कि एक्चुअली वैक्सीन वायरस से बनाई जा रही है। और ये सच भी है, काफी लोगों को पता भी होगा। और इसके अलावा किससे बनाया जाता है? जो वायरस मर चुके हैं उनको लेके आप क्या बनाते हो? वैक्सीन बनाते हो। जो वायरस मर चुके हैं, कोरोना वायरस जो डेड हो चुके हैं, डेड वायरसेस, उनको उनसे बनाया जाता है। या फिर वायरस के स्पेसिफिक प्रोटीन से बनाया जाता है। वायरस होगा कोरोना वायरस, उसका कोई स्पेसिफिक प्रोटीन पकड़ेंगे, DNA RNA, उससे बनाया जाता है। या फिर कोई जेनेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। तो यह तरीका है वैक्सीन बनाने का। जरा समझिए, मैं आपको और समझाता हूं। ये बीच में कोरोना वायरस है और इसी के अलग अलग पार्ट, जैसे कि ये इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरस है, इसी से वैक्सीन बनाई जाती है। समझ में आया? हो सकता है कि कोरोना वायरस जो लाइव हो, डल वायरस हो, इसी का डल पार्ट, उससे वैक्सीन बनाई जाती हो। या फिर इसी के प्रोटीन से वैक्सीन बनाई जा रही हो। आ रहा है समझ में? या फिर इसी वायरस का कोई फैमिली मेंबर होगा, उससे, इसी वायरस का कोई फैमिली मेंबर होगा, उससे वैक्सीन बनाई जा रही हो। या फिर इसी, क्योंकि ये वायरस RNA टाइप वायरस है, इसी का RNA पार्ट लेके mRNA, उससे वैक्सीन बनाई जा रही हो। इसके DNA पार्ट से वैक्सीन बनाई जा रही हो। तो अलग अलग तरीके से पूरे विश्व में बहुत सारी वैक्सीन बन रही है, अलग अलग तरीके से बन रही है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों को पता ही नहीं। कई लोगों को लगता है सारी वैक्सीन तो सफेद सफेद ही दिख रही है, ट्रांसपेरेंट है, एक जैसा पानी जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब सारी वैक्सीन सेम तरीके से बन रही होंगी। ऐसा नहीं है, अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है। कोई तो उसके इनएक्टिव वायरस से बना रहे हैं, कोई उसके डल वायरस से बना रहा है, कोई उसके प्रोटीन से बना रहा है, कोई उसके जैसे वायरस से बना रहा है। कोरोना के जैसा वायरस आया था, अडेनो करके एक वायरस आया था, रशिया ने उसी से बनाई है। कोई इसे mRNA से बना रहा है, कोई DNA से बना रहा है। आया सबको समझ में? तो ये तरीका है वैक्सीन बनाने का। और देखो मजे की बात, विभीषण निकल के यहीं से आ रहा है, रावण से ही विभीषण है। जरा समझिए, ये रावण है तो ये विभीषण है। समझ में आ गया? और यही विभीषण बताएंगे कि रावण की काट क्या है। समझिए, ये रावण है तो ये विभीषण है, और यही विभीषण बताएंगे कि रावण की काट क्या है। तो ये रावण है, ये कोरोना है, तो ये वैक्सीन बनाने का तरीका है। और यही वैक्सीन जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, जिसमें आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो अंदर एंटीबॉडीज बनाएंगी। समझे? आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए, जिसमें अगर आपके पास साइंस नहीं भी है, विज्ञान नहीं जानते हैं, बॉडी की विज्ञान, हमारे शरीर की विज्ञान नहीं भी जानते हैं, तो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि वैक्सीन क्या करेगी। वैक्सीन वायरस को नहीं मारेगी, वैक्सीन वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन लीक करेगी। बोले रावण को मारने का तरीका मैं बताऊंगा, मारना तुम्हें। रावण को मारने का तरीका मैं बताऊंगा, मारना तुम्हें। पकड़िए इस चीज को, जिसको समझ में आ गई लिखिए चैट सेक्शन में, गजब तरीके से समझ में आई है सर। लिखिए, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन किस किस को समझ में आ गया। ओके, सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? मजे की बात है ना कितना, कि जैसे देखो क्या हुआ, मेरी बॉडी में आया। मैं आपके चैट्स खोल देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। मेरी बॉडी में क्या हुआ, मेरी बॉडी में इंजेक्शन लगा। पहली बात तो आप याद रखिए, छोटी छोटी चीजें मैं यही बता देता हूं आपको। जब इंजेक्शन लगाने जाए तो आपका जो इनएक्टिव हैंड है, मैं देखिए मैं राइट हैंडेड हूं, मैं सीधे हाथ से लिखता हूं, तो मैं सीधे हाथ पे इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा,
मैं सीधे हाथ से लिखता हूं तो मैं सीधे हाथ में इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, आपको भी नहीं लगवाना, क्योंकि उससे दर्द वर्द होगा 2-3 दिन, तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, मैं उल्टे हाथ पे लगवाऊंगा। तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया, वैक्सीन लगवाई, मेरे को कोरोना नहीं है, मैंने वैक्सीन लगवाई, घुस गया अंदर, ठीक है। अभी वो अंदर है, और आपको बता देता हूं कि वैक्सीन जब तक आप जीवित रहते हो, बहुत सारी वैक्सीन तब तक आपके साथ आपकी बॉडी के अंदर जीवित रहती है। ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप जीवित हो आपकी बॉडी के अंदर वो वैक्सीन जीवित रहती हैं। अब जिंदगी भर अगर कोरोना, जिंदगी में कभी भी 10 साल बाद, 20 साल बाद कोरोना आपके मुंह से अंदर चला गया तो विभीषण है, रावण आया, कोरोना, रावण आपके मुंह में चला गया, विभीषण है अंदर। विभीषण बता चुका है कि जिस दिन रावण आएगा मैं बता दूंगा। समझ में आ रहा है? तुमने वैक्सीन ले ली, अब कोरोना आया तुम्हारे मुंह में घुस गया, ठीक है। अब विभीषण जाग गया, बोले रावण आ गया, मतलब कोरोना आ गया, जागो जागो। तो वो किसको बता रहा है? WBC को, व्हाइट ब्लड सेल को। और व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा? तुरंत एंटीबॉडीज बनाएगा और कोरोना को खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है? इतना आसान। तो 3 पार्ट है यहां पे, कौन क्या करेगा मैंने आपको समझा दिया। एंड आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा कि किसका रोल क्या है। आया समझ में? तो चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे मैथोलॉजिकली चीजों से आगे चलते हैं। हाउ डज इट वर्क्स, ये कैसे काम करती है। हालांकि मैंने आपको समझा दिया, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, जब आपको वैक्सीन लगेगी तो वैक्सीन आपकी बॉडी में जाएगी, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन देगी आपके रेड ब्लड सेल्स को, जो अभी थोड़ी व्हाइट ब्लड सेल्स को, जो थोड़ी देर पहले थी, और फिर वो एंटीबॉडीज बनाएगा और वो कोरोना वायरस को खत्म कर देगा। ये कुछ इस तरह से काम करता है। ध्यान से देखिएगा, शुरू से इस जिफ को ध्यान से देखिए। आपने वैक्सीन लगवाई, ये ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इन्हीं ब्लड सेल्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये एंटीबॉडीज बनाएंगी, और यही एंटीबॉडीज जो है वो कोरोना वायरस को खत्म करेंगी। इस तरह से काम करती हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया। समझ में आ गया? एंटीबॉडीज वैक्सीन नहीं बनाती। एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन करेगा? आपकी WBC, आपके शरीर के अंदर ही। इसलिए तो वो बार बार बोला जाता है, डॉक्टर क्या कहता है, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, अपनी अंदर की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ, क्योंकि आपके अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि जो इम्यूनिटी पावर है, उसी से आप जिंदा रहोगे, वही कोरोना मारेगी। लेकिन उसको कोरोना के बारे में बताएगा कौन? वैक्सीन। इसीलिए वैक्सीन लगवानी जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज अ पार्ट ऑफ दैट वायरस। रावण से ही विभीषण निकल के आया है और वो आपकी बॉडी में है, और वो विभीषण बताएगा कि रावण से लड़ना कैसे है। वैक्सीन विल ओनली गिव द इंफॉर्मेशन हाउ टू फाइट विद कोरोना। समझ में आ गया? जो कि हमारी बॉडी को नहीं पता। अब वैक्सीन लगवा लोगे तो पता लग जाएगा। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानिएगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोविड वैक्सीन आर अवेलेबल। किस किस तरह की कोविड वैक्सीन अवेलेबल है पूरी दुनिया में और भारत में। पूरी दुनिया का इसलिए जानने की जरूरत है, क्यों? आप कहोगे सर हमें पूरी दुनिया से क्या लेना देना। रखो ध्यान, क्यों? आपको पता है थोड़े दिन पहले जब आपको पता है कि रशिया ने स्पुतनिक करके एक वैक्सीन बनाई थी, स्पुतनिक वी करके वैक्सीन, सबसे पहली, दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन थी कोरोना की, स्पुतनिक वी, जो सबसे पहले रजिस्टर हुई थी, रशिया ने रजिस्टर किया था उसे। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, पूरी दुनिया में सबसे पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन स्पुतनिक वी थी, जिसने रशिया ने उसको रजिस्टर किया था। और आज के टाइम पे बहुत सारे देशों में स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही है, जो कि रशिया की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि 23-24 अप्रैल को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी यह कहा कि स्पुतनिक वी हमारे इंडिया में लगाई जाएगी, और 1 मई से स्पुतनिक वी भी इंडिया में अवेलेबल है। अब इंडिया में उसे कौन बना रहा है? स्पेशली स्पुतनिक वी को इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लैब बना रही है। आपको पता होगा डॉक्टर रेड्डी की बहुत सारी दवाइयां आती है, वो बना रहे हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 700 रुपए के करीब मिलती है। लेकिन यहां पर आएगी जो आप मान के चलिए कि 800-900 रुपए के करीब आपको मिलेगी। अगर सब्सिडी मिल गई तो बात अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कौन कौन सी कोरोना की दवाइयां, ताकि आ जाए तो हमें पता तो हो, हमें जानकारी तो हो। ऐसे थोड़ी मुल्लू के पट्टे बैठे रहे, पता ही नहीं हमें तो कुछ, भाई हमें तो किसी ने बताया नहीं। अगली बार क्या बोलोगे? A2 मोटिवेशन पे हमने सब देखा, हमें इस दवाई का नाम पता है, हमें यह भी पता है वो कहां से आई है। तुम यूएस से आई हो कि जर्मनी से आई हो कि चाइना से आई हो कि तुम रशिया से आई हो कि तुम इंडिया में ही बनी हो, हमें सब पता है। तुम आओ, और उसके बाद तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि वो वैक्सीन कितनी लगेंगी। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं देश को जानने की जरूरत क्या है।
इंटरनेशनल बात करते हैं, आउटसाइड इंडिया कौन कौन सी वैक्सीन है जो कि इंडिया में नहीं है, ठीक है, उसके बारे में जान लो, पर वो कब आ जाए अपने को कोई भरोसा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जरा यहां पर नाम पढ़िए, आपको मैं ये भी बताऊंगा वैक्सीन किससे बनाई गई है। वो वायरस के आरएनए से बनाई गई है, यानी कि प्रकार पता लगेगा, उस वायरस के आरएनए से बनाई गई है। किसने बनाई है? यूएस और जर्मनी ने मिलकर बनाई है। क्या नाम है? फाइजर, बहुत फेमस है फाइजर। किसने बनाई? बायोएनटेक ने। कितनी डोज लगेंगी उसकी? कम से कम आपको 2 डोज लगानी पड़ेंगी। इंतजार कितना करना पड़ेगा 2 डोज में? कम से कम 4 वीक का, यानी 1 महीने का अंतराल होना चाहिए दोनों डोज में। अब मजे की बात पर आ जाओ, अगर आप इसे -80 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक रखते तो 6 महीने तक वो डोज जिंदा रहेगी, लेकिन अगर आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखते तो वो 5 दिन में खराब हो जाएगी। इसका मतलब फाइजर अच्छी नहीं है। क्यों? फाइजर इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अगर इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक नहीं रखा तो 5 दिन में वो वैक्सीन खराब हो जाएगी। समझ में आती है? तो और उसकी दो डोज लगनी है, लेकिन ये यूएस और जर्मनी ने मिलकर बनाई थी, उसका नाम है बायोएनटेक। अब दूसरी वैक्सीन पर आते हैं। ये दूसरी वैक्सीन यूएस ने बनाई है स्पेशली, और कोई कंट्री नहीं है। नाम है मोडेरना। क्या नाम है? मोडेरना। कितनी डोज लगेंगी? 2। कितना वेट करना पड़ेगा? अगेन 1 या 2 महीने का अंतराल होगा। अब इसकी खास बात क्या है? ये -25 से -15 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो 6 महीने तक जिंदा रहेगी, लेकिन अगर आप 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो 30 दिन तक जिंदा रहेगी। मतलब उससे थोड़ा अच्छी है, उससे थोड़ी अच्छी है, लेकिन एफिकेसी अच्छी नहीं है। एफिकेसी का मतलब समझाऊंगा थोड़ी देर में। कई इतना मिथ फैला हुआ है, इतनी अफवाहें फैली हुई है, एफिकेसी को लेके लोगों को पता ही नहीं एफिकेसी का मतलब क्या होता है। तो आई टेल यू, डोंट वरी, ठीक है। अब हम आते हैं और कौन सी है। तो जब यूएस ने बना ली, जर्मनी ने बना ली, तो जहां से वायरस आया है उन्होंने भी तो बनाई होगी। चाइना की भी 2 वैक्सीन फेमस है। कौन कौन सी? पहली वैक्सीन का नाम है कोरोना वैक। अब चाइना तो इंतजार कर रहा है गेट खोल के, इतना तो फैला दिया, ठीक है, झंझट पाल दिया, हर जगह कोरोना फैला हुआ है। अब इंतजार कर रहा है, तैयार है हमारे पास, उनके पास तैयार है, कोरोना वैक तैयार है। यहां पर सिनोफार्म, ये भी चाइना की है, तैयार है। बोले दरवाजे खोलो, हम देने को तैयार है। इंडिया वाले दरवाजे नहीं खोल रहे। मतलब उन्होंने, ऐसा लगता है कभी कभार तो मुझे कि फैलाया और अब वो कारोबार करना चाहते हैं इसका, तैयार हैं, लेकिन इंडिया वाले खोल नहीं रहे। इंडिया वाले कहते हैं हमें लेनी नहीं है। इंडिया वालों ने अभी स्पुतनिक को हाँ कर दी, रशिया वाली वैक्सीन को, लेकिन इनको हाँ नहीं करी, कोरोना वैक को हाँ नहीं करी, और ये सिनोफार्म को हाँ नहीं करी। लेकिन अगर मजबूरी पड़ेगी तो करना भी पड़ेगा। हाल फिलहाल मजबूरी नहीं है, होगी तो करना भी पड़ेगा, क्योंकि अपना पड़ोसी है और वो जल्दी भी दे देगा। लेकिन ये सब कमाने को लगे हूं मैं, ठीक है। मैं उन बातों को ले रहा हूं जो सुनने में आती हैं, अंदर ही अंदर बातें, किसी ने प्रूफ नहीं की है इस चीज को, तो उसको माइंड मत करना। मैं माफी चाहूंगा, ये मेरे शब्द नहीं है, जो सुनने में आती है वही बातें बोल रहा हूं, ठीक है। हर कोई व्यापार करना चाहता है, तो ये लोग भी व्यापार करना चाहते हैं। इस चीज को लेके मजे की बात पर आते हैं। चाइना ने जो बनाया वो किससे बनाया? मरे हुए वायरस से बनाया। चाइना ने इन दवाइयों को मरे हुए वायरस से बनाया, इनएक्टिवेटेड वायरस से, मरा हुआ वायरस। कोरोना वायरस तो उनके पास था ही, ठीक है, उसी की डेड सेल पकड़ी, उसी से बना दी वैक्सीन। वही जो डेड बॉडी अंदर जाके एंटीबॉडी पैदा कर रही है। ये तरीका है उनका। मजे की बात पर आते हैं, इसकी भी 2 डोज लगेंगी, इसकी भी 2 डोज लगेंगी। ये सिनोफार्मा से लेके ये जो कोरोना वैक है, इन दोनों की 2 डोज लगेंगी। अब यहां पर अच्छी बात यह है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक लॉन्ग टाइम तक ये जिंदा रहती है। भाई इनको तो सब पता होगा, अंदर की बात तो सब पता ही है चाइना को। तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ये वैक्सीन जिंदा रहती है, इनको सब पता है, अंदर ही अंदर सब जानते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कहां से लाए? ट्रस्टेबल रिसर्च से ये सारी चीजें निकाली हैं। अब ये तो होगी दुनिया भर की बात। अच्छा, दुनिया भर में 2 और दवाइयां, कौन सी? फिर से एक दवाई बनाई है यूएस और जर्मनी ने, नाम है इसका जॉनसन एंड जॉनसन, इसको जेनसेन बोलते हैं। मजे की बात यह कि ये अकेली एक ही बहुत है, ये इसकी एक ही डोज लगेगी, 2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसकी अच्छी बात है। और इसकी खास बात यह है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो ये 3 महीने तक जिंदा रहेगी। एक और है यहां पर जो प्रोटीन बेस्ड है, प्रोटीन से, वायरस के प्रोटीन से बनाई गई है। नाम क्या है? नोवावैक्स। 2 लगेंगी और ये कि कब तक जिंदा रहेंगी? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखोगे तो जिंदा रहेंगी। ये भी किसने बनाई है? यूएस ने। तो हमें तो देख खैर इतनी सारी वैक्सीन आ चुकी है, मतलब अभी तक कोरोना से ऐसा नहीं है कि हम लोग, पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। वैक्सीन तो बन चुकी है। अब सवाल ये है कि हमको लगेगी कब, क्योंकि ना प्रोडक्शन आसान नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कंपनियां मैक्सिमम 25 लाख डोज एक दिन में बना सकती हैं। तो अगर सभी को अगर वैक्सीनेट करना है तो उसके लिए कम से कम 1 साल लगेगा इंडिया में।
एक साल में सबको वैक्सीन लग पाएगी? क्योंकि हमारी जनसंख्या भी तो बहुत है, 138 करोड़ की जनसंख्या है, एक दिन में 25 लाख डोज बन सकती हैं। अब अंदाजा लगाओ कि साल भर तो पूरा लगेगा ही, एक साल में सब जाके सबके पास वैक्सीन पहुंचेगी, यह है समस्या। अब हम आते हैं इंडिया के पास कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो कि इंडिया में, समझिएगा, एक तो इंडिया ने बनाई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया में अभी अवेलेबल है और इंडिया में लगाने के लिए गवर्नमेंट ने हाँ कर दी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे भारत बायोटेक की, नाम है कोवैक्सीन, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। ये किसने, कैसे बनाई गई है? भारत बायोटेक ने बनाई है। ये हमारी, ये मेड इन इंडिया है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, इंडिया ने बनाई है। और बढ़िया बात यह है कि बहुत ही एक्सेप्टेबल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं नजर आया अभी तक, बहुत बढ़िया बात है, कोवैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर ये किससे बनाई गई है? इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाई गई है, जो वायरस मर गया है उससे बनाई है। 2 डोजेस इसकी लगेंगी, इंतजार होगा कम से कम 1 या 2 महीने का, वो गवर्नमेंट आपको बता देगी, मतलब जब वैक्सीन लगाने जाओगे दूसरी डोज के बारे में बता देंगे। ये भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक लंबे समय तक रखी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोवैक्सीन इंडिया बेस्ड है, मेड इन इंडिया है, हमने ही बनाई है। इसके अलावा 2 वैक्सीन और है, आपने बहुत सुना होगा, नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड हमने नहीं बनाई, लेकिन ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे, वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। बनाई किसने? बनाई है यहां पर ऑक्सफोर्ड और ये एस्ट्राजेनेका, इन दोनों ने मिलकर बनाई है, ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका, ठीक है। ये 2 यूनिवर्सिटीज या फिर के 2 ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने मिलकर बनाई है। कोविशील्ड नाम है इसका। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे वाला इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसका मालिक अभी आउट ऑफ कंट्री चला गया धमकियों की वजह से, आपको पता होगा। इसकी भी 2 वैक्सीन लगाई जाएंगी और इसकी खास बात क्या है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक 6 महीने तक ये जिंदा रह सकती है। लेकिन कोविशील्ड को लेके काफी शिकायतें आई थी, पूरे हमारे इंडिया में नहीं आई हैं, लेकिन बाहर शिकायतें आ रही है कोविशील्ड को लेके, कुछ शिकायतें आई थी। लेकिन उन शिकायतों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, किस तरह की शिकायत आई, क्या हुआ, हमें जानना जरूरी है ना, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा अभी एक वैक्सीन जो है 24 अप्रैल को हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि ले लो, वो किसने बनाई है? रशिया, गमालेया रशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई, नाम रखा स्पुतनिक वी। स्पुतनिक नाम सुना होगा आपने, स्पुतनिक एक्चुअली रशिया का पहला स्पेस क्राफ्ट था, नाम उसका स्पुतनिक था। स्पुतनिक का मतलब होता है सबको साथ लेके चलो, तो उन्होंने बोला चलो, उड़ने के टाइम पे स्पुतनिक कामयाब हो गया था, आपको पता है, तो उन्होंने दवाई का नाम भी स्पुतनिक रख दिया। तो अभी जो स्पुतनिक की दवाई है वो भी 2 वैक्सीन लगेंगी और ये रशिया से आई है। इसको -18 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में रखा जा सकता है, लेकिन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में नहीं रखा जा सकता, इसको सिर्फ ड्राई फॉर्म में रखा जा सकता है, यानी पाउडर फॉर्म में रखा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पुतनिक पाउडर फॉर्म में जिंदा रहेगी, 2 से 8, लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकती। तो ये वो वैक्सीन हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल है। सवाल ये उठता है, अगर हमारे सामने मान लो कोवैक्सीन रखी हो, भाई आपके सामने डॉक्टर शीशी रखेगा, आज तो हमारे पास पता नहीं चॉइस भी है कि नहीं है, डॉक्टर कहेगा यही लगानी है, डॉक्टर को कोई चॉइस दोगे? हाँ डॉक्टर साहब वैक्सीन लगवाने आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब कौन सी वैक्सीन लगाओगे? हमारे A2 मोटिवेशन वाले सर ने कहा था 3 वैक्सीन अवेलेबल है, तो झाड़ के कह देगा भाई यहाँ कोई 3 वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जो लगे वही लगवा ले। लेकिन थोड़े पैसे वालों के लिए या फिर अमीर लोग जो प्राइवेट में लगवाना चाहते हैं, उनके पास चॉइसेस होंगी शायद, और मे भी आने वाले समय में आपके पास जनरली, अभी तो देखो अवेलेबल नहीं है फ्रीली, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं कि बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे तो रेगुलरली पैदा होते जाएंगे। जब हम लोग सब वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो अब क्या होगा, जनरल मेडिकल स्टोर पे आपके पास है ना कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल होंगी। अब वहां पर आपके पास चॉइस होगी, आप अपने बच्चे को कौन सी लगवाना चाहते हो, वहां पर कोवैक्सीन लगवाना चाहते हो या फिर कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक वी। और बाकी अगर मान लो कोई बाहर की भी आ जाती है तो थोड़े थोड़े जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन है ही, तो बाकी वैक्सीन भी कभी ना कभी तो इंडिया में आ ही जाएंगी। तो जब आपके पास चॉइस होगी तो आपको कौन सी लगवानी है, ये सवाल सबके दिमाग में होता है। अभी तो को पता नहीं कोई चॉइस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी बोलेंगे भैया हमारे पास तो कोविशील्ड है, लगवानी है तो लगवा लो, नहीं तो वो रहा दरवाजा, बाहर चले जाओ। नहीं अभी कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, अभी एक ही वैक्सीन है, मुश्किल पड़ रही है, अभी है ही नहीं वैक्सीन, कहां से लाएंगे। लेकिन आने वाले समय में आपके पास चॉइस होगी, तो आप जान लो किसमें क्या प्रॉब्लम है, ये अच्छी है कि बुरी है, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये अच्छी है कि बुरी है। मैंने आपको बताया कि कोविशील्ड में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, स्पुतनिक वी में क्या हुआ था, इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक मैं बताता हूं, जो 3 अपने पास अवेलेबल है ना इंडिया में, उसमें सिर्फ यही कोवैक्सीन है जिसमें कोई शिकायत नहीं आई है। इसमें थोड़ी बहुत शिकायत बाहर आई है, इसमें भी थोड़ी बहुत शिकायत बाहर आई है। अब क्या क्या शिकायतें आ रही हैं
और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मजा आ रहा है सुन के जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? किस किस को मजा आ रहा है जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, क्योंकि अब जो सवाल आने वाले उनके जवाब बड़े घातक है। तो जिस जिसको मजा आ रहा है और जिसको लगता है कि हम तो ये चीज पहली बार सुन रहे हैं, ओ माय गॉड मैंने बिलीव नहीं किया कि यहां पर 26,477 लोग देख रहे हैं, ओ माय गॉड, इसका मतलब हम यहां पर नई जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे शब्द आप तक सीधे पहुंच रहे हैं। आपसे पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे सस्ता सोना कौन से देश में मिलता है तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोग दुबई का नाम ले रहे हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली दुनिया का सबसे सस्ता सोना दुबई में नहीं बल्कि हांगकांग में मिलता है। तो चलिए दुबई और हांगकांग के सोने के प्राइसेस का कंपैरिजन इंडिया से इंडियन रुपीस में कर लेते हैं। जहां पर इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत 48,000 रुपए के करीब है, वहीं दुबई में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 43,000 रुपए के करीब है और वहीं हांगकांग में 10 ग्राम सोने की कीमत 42,000 रुपए के करीब है। गाइस, इंडिया में जब एग्जाम लिया जाता है तो यहां के बच्चों को उनके बैठने की सीट ढंग से मिल जाए वही बड़ी बात है, लेकिन सऊदी अरेबिया में जब बच्चों का एग्जाम लिया जाता है तो वहां की रॉयल सर्विस देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। वहां के बच्चों को एग्जाम टाइम पे पानी के साथ साथ चॉकलेट, आइसक्रीम, सैंडविच, नैपकिन्स, चाय, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में कभी एग्जाम टाइम पे ऐसा कुछ हो? आजकल लोगों को मोमोज बहुत पसंद है। कई लोग इसे बाहर से मंगवा के खाते हैं और कई लोग घर पे बना के। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो मोमोज आप घर पे बनाते हो वो ऑफ व्हाइट या येलो कलर के होते हैं, लेकिन जब आप मोमोज बाहर से मंगवाते हो तो वो सफेद चमकदार होते हैं। अब ऐसा क्यों, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो मोमोज आप घर पे बनाते हो वो मैदे के बनते हैं और उसमें फाइबर नहीं होता, इसलिए वो ऑफ व्हाइट या येलो कलर के होते हैं। लेकिन जो मोमोज आप बाहर से मंगवाते हो बनते तो वो भी मैदे के ही हैं, लेकिन उसे सफेद या चमकदार बनाने के लिए उस पे बेंजोइल पेरोक्साइड का ब्लीच किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए सफेदी के चक्कर में मत पड़ना। जो घर पे आप लोग मोमोज बना रहे हो या फिर ऑफ व्हाइट कलर के मोमोज खाने के लिए एटलीस्ट ठीक। रजनीकांत को साउथ में थलैवा क्यों कहा जाता है? एक इंसिडेंट से समझिए। ये बात है 1992 की, जब रजनीकांत सड़क से अपनी कार में जा रहे थे। अचानक से ट्रैफिक वाले ने वहां पर उनकी कार को रोक दिया और रजनीकांत को कहा कि आपको यहीं ट्रैफिक में ही इंतजार करना पड़ेगा, आधे घंटे में सीएम की गाड़ी आ रही है। तो रजनीकांत ने कहा कि इंतजार तो ठीक है लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है, सीएम की गाड़ी आने में टाइम है, हमें जाने दो, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं माना, उसने कहा कि नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस बात पे रजनीकांत बाहर निकले और पास की दुकान पर जाके खड़े हो गए। उनको देख के वहां पर भीड़ जमा हो गई। अब ये तो और ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो गई, कंट्रोल करना और भारी पड़ गया। तो इस बात पे ट्रैफिक पुलिस वाला रजनीकांत के पास गया और उन्हें कहा कि प्लीज आप यहां से जाइए। तब रजनीकांत ने कहा कि यही तो मैं कह रहा था कि मुझे जाने दो भाई, इंतजार करना तो ठीक है लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है। गाइस, आपको ये घटना को सुनकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, इंडिया में जब एग्जाम लिया जाता है तो यहां के बच्चों को उनके बैठने की सीट ढंग से मिल जाए वही बड़ी बात है, लेकिन सऊदी अरेबिया में जब बच्चों का एग्जाम लिया जाता है तो वहां की रॉयल सर्विस देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। वहां के बच्चों को एग्जाम टाइम पे पानी के साथ साथ चॉकलेट, आइसक्रीम, सैंडविच, नैपकिन्स, चाय, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में कभी एग्जाम टाइम पे ऐसा कुछ हो? माई फेवरेट फिल्म। ओके, सो रिसेंटली अभी मैंने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी जिसका नाम था द वाइट टाइगर। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जरूर देखो। उसमें प्रियंका चोपड़ा है, राजकुमार राव है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतने बेहतरीन एक्टर्स की एक्टिंग को भी ओवरशैडो कर दिया एक बंदे ने, जिसको शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे, आदर्श गौरव। बलराम हलवाई का उसने जो कैरेक्टर निभाया, ओ माय गॉड, गूज़बम्स आ जाएंगे। एक बार जरूर चेक करना, कमाल है। गाइस, बुक्स एक इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की सबसे महंगी बुक कौन सी है तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। उस महंगी बुक का नाम है द कोडेक्स ऑफ लिसेस्टर, जिसे बिल गेट्स ने 1994 में लगभग 30.8 मिलियन डॉलर से खरीदा था, यानी कि 200 करोड़ रुपए के लगभग इसको खरीदा था। लेकिन आज के टाइम पे अगर इन्फ्लेशन जोड़ दिया जाए तो उसकी कीमत 53 मिलियन डॉलर्स के करीब है। इस बुक को लियोनार्डो द विंसी ने खुद ने लिखा था। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए हो तो आपको देखने के बाद वो एक पर्ची पर दवाई लिख के देता है, लेकिन दवाई लिखने के बाद ऊपर वो RX भी लिखता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी उस RX का मतलब नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्चुअली RX में R का मतलब है रेसिपियर, मतलब लेना, दवाई लेने के लिए बोला जा रहा है।
और साथ ही साथ मिस्र में एक देवता है होरस, जिनकी आंख आरएक्स के जैसे दिखती है और उसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो ओवरऑल अगर आरएक्स लिखा है तो उसका मतलब यह है कि दवाई लो और साथ में प्रभु का नाम लो, आप ठीक हो जाओगे। गाइस, आपको आरएक्स का ये मतलब सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। साहब बहुत अर्जेंट है, इसको अंदर ले लो नहीं तो मर जाएगा साहब। हम समझते हैं भाई, लेकिन बेड खाली नहीं है तो हम भी क्या करें। भैया एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा क्या? प्लीज प्लीज भैया, बहुत अर्जेंट है भैया। अरे नहीं है बाबा। भाई साहब वो इंजेक्शन है क्या? वो डॉक्टर ने मंगवाया है भाई, देखो ना भाई, होगा तो प्लीज दे दो ना भाई प्लीज। 10,000 रुपये लगेंगे, है तो बोल, नहीं तो रहने दे। भैया 1 दर्जन नींबू कैसे दिया? 200 रुपये। अरे नहीं साहब, मैं मास्क पहना हुआ था, वो भागा भागी में थोड़ा सा निकल गया साहब, मेरे पास पैसे नहीं है साहब, मैं पैसे नहीं दे सकता, छोड़। अरे पर्ची तो फटेगी। अरे हम भी ड्यूटी कर रहे हैं भाई, कोई गलत कर रहे हैं क्या? भाई बॉडी लेके आए हैं, अग्नि संस्कार करवा दो प्लीज़। अच्छा पैसे कितने पड़े आपके पास? नहीं मतलब उस हिसाब से बताएंगे कि नंबर कब आएगा आपका। तुम्हारे जैसे हमने देखने वाले नहीं देखे, यहाँ पर जात मजहब का हवाला सबने देखा है, किसी ने भी हमारे पांव के छाले नहीं देखे। आजकल लोगों को मोमोज बहुत पसंद है। कई लोग इसे बाहर से मंगवा के खाते हैं और कई लोग घर पे बना के। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जो मोमोज आप घर पे बनाते हो वो ऑफ वाइट या येलो कलर के होते हैं, लेकिन जब आप मोमोज बाहर से मंगवाते हो तो वो सफेद चमकदार होते हैं। अब ऐसा क्यों, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जो मोमोज आप घर पे बनाते हो वो मैदे के बनते हैं और उसमें फाइबर नहीं होता, इसीलिए वो ऑफ वाइट या येलो कलर के होते हैं। लेकिन जो मोमोज आप बाहर से मंगवाते हो बनते तो वो भी मैदे के ही हैं, लेकिन उसे सफेद या चमकदार बनाने के लिए उस पे बेंजोइल पेरोक्साइड का ब्लीच किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए सफेदी के चक्कर में मत पड़ना। जो घर पे आप लोग मोमोज बना रहे हो या फिर ऑफ वाइट कलर के मोमोज खाने के लिए एटलीस्ट ठीक तो हैं। गाइस, ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। यह घटना है 24 जून 1915 की, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तब एक हंगेरियन सोल्जर पोल कैरन को एक बुल्गेरियन सोल्जर ने माथे के बीचों बीच ललाट पाली में, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, वहां पे गोली मार दी। जैसी गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके माथे से गोली को निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो बंदा जिंदा बचा, लेकिन उसके बाद से यानी कि ऑपरेशन से जागने के बाद से उसे कभी नींद महसूस ही नहीं हुई, वो कभी सोया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगभग 63 सालों तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई और आज तक भी ये एक रहस्य है। गाइस, इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। सोना बहुत ही सोना होता है और हर किसी को सोना खरीदने की चाह होती है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे सस्ता सोना कौन से देश में मिलता है तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोग दुबई का नाम ले रहे हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली दुनिया का सबसे सस्ता सोना दुबई में नहीं बल्कि हांगकांग में मिलता है। तो चलिए दुबई और हांगकांग के सोने के प्राइसेस का कंपैरिजन इंडिया से इंडियन रुपीस में कर लेते हैं। जहां पर इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत 48,000 रुपए के करीब है, वहीं दुबई में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 43,000 रुपए के करीब है और वहीं हांगकांग में 10 ग्राम सोने की कीमत 42,000 रुपए के करीब है। गाइस, ये फैक्ट फाइल सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे महंगा दांत किसका था और वो कितने में बिका था? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस दुनिया का सबसे महंगा दांत बिका था सर आइजैक न्यूटन का, जिसे सन 1816 में लगभग $3633 में बेचा गया था और अगर आज की महंगाई के हिसाब से उसको इवैल्यूएट किया जाए तो वो लगभग $36,000 के करीब था, जो कि इंडियन रुपीस में 25 लाख रुपए बैठता है। गाइस, यानी कि एक दांत की कीमत 25 लाख रुपए। पर सवाल यह है कि आइजैक न्यूटन सर के दांत का उन्होंने किया क्या? खैर, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। चलिए गाइस, एक फनी वाकया सुनाता हूं। ये बात है सन 2008 की, जब नॉर्थ अमेरिका में एक बंदा प्राइवेट बैंक को लूटने के लिए बैंक में घुसता है।
जैसे वो बैंक में गया और जैसे तैसे करके उसने लॉकर खोला तो लॉकर में पैसे ही नहीं थे। तो बंदा नाराज हो गया और नाराज होने के बाद उसने बैंक के मैनेजर पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जब वो बैंक में लूटने के लिए गया तो बैंक में पैसे ही नहीं थे और इसमें बैंक की गलती है और उसे बैंक से मुआवजा चाहिए। गाइस, क्या कॉन्फिडेंस लेवल पाया है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था? लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1913 में रुडोल्फ डीजल ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। रुडोल्फ डीजल को यह लगता था कि जो डीजल इंजन का आविष्कार उन्होंने किया है वो बेकार है, फिजूल है, कभी काम नहीं आने वाला। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था, बहुत जल्दी हार मान ली। अब 2018 की रिपोर्ट सुनिए। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी ही दुनिया के 60% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। किस्मत का पहिया कब पलट जाए किसी को नहीं पता। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। माई फेवरेट फिल्म, ओके। सो रिसेंटली अभी मैंने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी जिसका नाम था द वाइट टाइगर। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जरूर देखो। उसमें प्रियंका चोपड़ा है, राजकुमार राव है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतने बेहतरीन एक्टर्स की एक्टिंग को भी ओवरशैडो कर दिया एक बंदे ने, जिसको शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे, आदर्श गौरव। बलराम हलवाई का उसने जो कैरेक्टर निभाया, ओ माय गॉड, गूज़बम्स आ जाएंगे। एक बार जरूर चेक करना, कमाल है। When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. When you feel like quitting, remember what you're doing it all for. When you feel like quitting, remember pain is temporary and greatness lasts forever. When you feel like quitting, remember that the pain you feel today will be replaced with the strength you need tomorrow. Remember that every ounce of pain you feel is building a stronger you, a stronger body, a stronger mind, and a stronger character. So push through the pain. Don't let it stop you. Force it to grow you. Don't back down from the pain. Face it. Feel no pain. There is no pain. That painful last rep, that's nothing. Give me more. Push harder. Too tired, too hard, too busy, too early, too stressed. No excuses. Too tired, no excuses. Too hard, no excuses. Too busy, no excuses. Too early, no excuses. Too stressed, no excuses. When I feel like quitting, I remember there's too many people I need to prove wrong. When I feel like quitting, I remember I have too much to fight for. I will not quit. Sleep-ins, they're for grandmas. I'm up, I'm ready to go. Quitting, that's for those who have no heart. I do not quit. Your greatest physique, your greatest health, your greatest strength, it doesn't come with average effort. If you want average results, keep showing up and giving average effort. If you want to be at your best, you will have to give your best effort. Make an oath to yourself that you will not walk out of any training session, any game, anything without giving 110% of your soul. Whatever you think is your limit, push past it. Whatever you think is your max, see if you can get 10% more out. Results don't lie. It all comes down to one simple question. How bad do you want it? And when you feel like quitting, give me 10 more. Nothing great is going to come if you quit. I know it's hard. I know you are tired. I know it seems impossible, but you must keep going. Stick it out and get your reward.
हमारी भारतीय संस्कृति को हम तो भूलते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे अपना रहे हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नीचे बैठकर पालथी मारकर भोजन करना एक अच्छी आदत है, और ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप जमीन पे बैठते हैं और पालथी मारते हैं, ये एक तरह का योगासन है, और इस योगासन से आपका मस्तिष्क यानी कि माइंड शांत रहता है। और जब आप भोजन कर रहे हैं और आपका माइंड शांत रहता है तो आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होती है, यानी कि खाना आसानी से पचता है। अब देखिए विडंबना, बाहर के लोग तो नीचे बैठ के खा रहे हैं और हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, आप लोगों ने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो टाइम को फ्रीज करता है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करते हुए अपना काम करके निकल जाता है। अगर मान लो इन फ्यूचर साइंस ने इतना तरक्की कर लिया और हम लोगों ने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो क्या हम लोग सब कुछ ठीक कर पाएंगे? नहीं। साइंस की भाषा में अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं तो टाइम फ्रीज करते ही हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख तभी पाते हैं जब लाइट के फोटोन हमारी रेटिना पर टकराएं। लेकिन अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो ये लाइट के फोटोन भी फ्रीज हो जाएंगे और हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्या आप ये साइंस का फैक्ट इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आपने सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हां गाइस, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, आपको टाइटेनियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारे आसपास कुछ अच्छा हो रहा हो तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीज हम आपसे शेयर करें। और कुछ ऐसा ही हुआ केरला में, जहां पर एक छोटे से बच्चे की साइकिल चोरी हो गई, और इस बात से वो इतना दुखी हुआ कि वो पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करवाने के लिए पहुंच गया। अब जनरली पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाले होते हैं वो कड़क मिजाज के होते हैं और छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन वहां के पुलिस वालों ने इस छोटे से बच्चे के दुख को समझा और इस छोटे से बच्चे को साइकिल गिफ्ट की। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, पुलिस वालों ने मिलके छोटे से बच्चे को साइकिल गिफ्ट की। कितना ह्यूमैनिटी वाला काम था ये। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आपने सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हां गाइस, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, आपको टाइटेनियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप लोगों ने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो टाइम को फ्रीज करता है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करते हुए अपना काम करके निकल जाता है। अगर मान लो इन फ्यूचर साइंस ने इतना तरक्की कर लिया और हम लोगों ने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो क्या हम लोग सब कुछ ठीक कर पाएंगे? नहीं। साइंस की भाषा में अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं तो टाइम फ्रीज करते ही हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख तभी पाते हैं जब लाइट के फोटोन हमारी रेटिना पर टकराएं। लेकिन अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो ये लाइट के फोटोन भी फ्रीज हो जाएंगे और हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्या आप ये साइंस का फैक्ट इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
कोरोना के इस काल में हमें बार बार शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन शरीर की इम्यूनिटी पावर सिर्फ बाहर से कुछ खा लेने से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बल्कि अंदर की कुछ आदतों को अगर बदल लेंगे तो भी ये स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे कि गुस्सा करने की आदत। गाइस, अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे घटने लगती है। ना सिर्फ ये, गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, बेवजह की चिंता, नेगेटिव विचार और नींद ना आना, ये सब प्रॉब्लम्स भी गुस्से से होती हैं। अगर आप गुस्सा करना छोड़ देंगे तो इन सब प्रॉब्लम से तो आपको निजात मिल ही जाएगी, साथ ही साथ आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी। गाइस, ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।